नमस्कार साथियों, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टोटल कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक टोटल कॉस्ट का सवाल है, टोटल कॉस्ट होता क्या है? एक इसको टीसी से डिनोट करते हैं। देखिए, कोई भी यूनिट जब प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी को वो प्रोड्यूस करेगी। तो उस क्वांटिटी के प्रोडक्शन में जितना भी कॉस्ट होता है वो हमारा टोटल कॉस्ट होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वह सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस का नहीं होता है, वह प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जो माल बेचने में भी कुछ खर्च होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट में कुछ खर्च होता है, कुछ डीलर्स पे आउट में कुछ खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कुछ खर्च होता है। वो सारे के सारे खर्चे जो है होते हैं वो टोटल कॉस्ट का पार्ट होते हैं। टोटल कॉस्ट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट का जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। शॉर्ट रन में ही ये क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जबकि लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शॉर्ट रन पे चर्चा करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आइए अब समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है। अगर कंपनी या कोई यूनिट प्रोडक्शन कर रही तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने लॉकडाउन का समय देखा। लॉकडाउन के समय में कई सारी यूनिट्स का प्रोडक्शन प्रोसेस बंद था। वैसी स्थिति में कंपनी को कुछ एक्सपेंडिचर जो था वो इनकर करना पड़ रहा था। वैसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करे, 1 यूनिट भी प्रोडक्शन करे तब भी उतना ही खर्चा है, 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करे तब भी उतना ही खर्चा है। इसलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। नाम में भी फिक्स्ड है, इतना देना ही देना है। फिक्स्ड कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे रेंट, ठीक है। दूसरा होता है कोई इक्विपमेंट अगर है, ठीक है। तीसरा एक होता है स्किल्ड लेबर। हालांकि स्किल्ड लेबर को लेकर थोड़ा इकोनॉमिक्स में मतभेद है, लेकिन एक मेजॉरिटी जो है वो ये कहती है कि स्किल्ड लेबर जो है फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है। उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट्स होता है रॉ मटेरियल, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है एनर्जी। अरे अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, या जितना प्रोडक्शन करना है उतना ही करेंगे। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर कह लीजिए। ठीक है। और एक चीज और समझिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वीसी, वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे सपोज कीजिए एक यूनिट प्रोड्यूस करने में वेरिएबल कॉस्ट सपोज कीजिए वीसी लग रहा है, तो 2 यूनिट करने में कितना 2 वीसी लगेगा, 3 यूनिट्स करने में 3 वीसी लगेगा। तो इसी तरह से क्यू यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना लगेगा, इतना ही तो लगेगा, क्यू इंटू वीसी। इसी क्यू इंटू वीसी को हम लोग कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी इज इक्वल टू वीसी इंटू क्यू, ठीक है। तो हमारा टोटल कॉस्ट का देखिए, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या बनकर सामने आया। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमको बन के जो सामने आया वो ये आया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट एफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये फार्मूला बन के सामने आया, ठीक है। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं।
जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनकर आया, और टीवीसी इज इक्वल टू हमको क्या निकला था, वीसी इंटू क्यू। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि बहुत आसान है। देखिए इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर का प्रोडक्शन दो जगह होता है, ध्यान से सुनिएगा। दो प्लांट्स में होता है, एक प्लांट ए में और एक प्लांट बी में, ठीक है। इस प्लांट बी में दोनों मार्कर्स की क्वालिटी सब कुछ एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्लांट ए में जो होता है टोटल कॉस्ट जो हमको निकल कर सामने आता है वो आता है, सपोज कीजिए 10 लाख, जबकि प्लांट बी में जो टोटल कॉस्ट निकल के आता है वो निकल के आता है सपोज कीजिए 5 लाख। तो अब हमारा प्रश्न ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दीज टू प्लांट्स इज मोर एफिशिएंट। मतलब एक में टोटल कॉस्ट 10 लाख आता है और एक में टोटल कॉस्ट 5 लाख आता है, तो इन दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट कौन सा है? ऑप्शंस हैं प्लांट ए, ऑप्शन बी प्लांट बी, ऑप्शन सी डेटा इनएडिक्वेट। इनमें तीनों में से आंसर क्या होगा? सोचने लायक बात है। एक का टोटल कॉस्ट 10 लाख है, एक का 5 लाख है, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, इसका आंसर प्लांट बी होगा। प्लांट बी इज मोर एफिशिएंट देन प्लांट ए। लेकिन ऐसा नहीं है, देयर इज अ कैच इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि प्लांट ए से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी प्रोड्यूस होती हैं और प्लांट बी से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन में नहीं, और ये भी नहीं कहा गया था कि दोनों से इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन में खाली इतना कहा गया था कि दोनों प्लांट से जो प्रोडक्ट निकलता है उन दोनों की क्वालिटी एक जैसी होती है, दोनों की क्वांटिटी पर कोई चर्चा नहीं की गई थी। आइए अब इसको देखते हैं। मान लीजिए कि प्लांट ए से हमारा 1 लाख यूनिट्स जो है 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, वहीं प्लांट बी से हमारा 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होता है। तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कितना होगा? कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 10 lakhs डिवाइडेड बाई 1 लाख, सॉरी 1 लाख, हाँ सॉरी 10 lakhs डिवाइडेड बाई 1 lakhs इज इक्वल टू 10। सिमिलरली फॉर प्लांट बी के लिए क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू 5 lakhs डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल्स टू 12.5। नाउ अब बताइए कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है? प्लांट ए इज मोर एफिशिएंट एंड प्लांट बी। देखिए ये कॉन्सेप्ट सिखाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो ये वाली चीज़ थी, कॉस्ट पर यूनिट। इसी कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसी कॉस्ट पर यूनिट को? इसी कॉस्ट पर यूनिट के लिए एक दूसरा शब्द है एसी, एवरेज कॉस्ट। आइए अब एवरेज कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को तो समझ में आ ही गया होगा। आइए और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या दिया है हमारा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस, यही ना है, तो एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? ए सी इज इक्वल्स टू एफ सी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस वी सी। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आइए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 1000 रुपीज़, ठीक है, और
वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 4, तो हमारा टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या होगा? टोटल कॉस्ट का फंक्शन सिंपल, टोटल कॉस्ट का फंक्शन हो जाएगा 1000 प्लस 4Q, और एवरेज कॉस्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई Q प्लस 4। अब इसके ग्राफ पर अब विचार करते हैं। भाई हम लोग ग्राफ तो छोड़ेंगे नहीं, ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर समझ गए तो पूरी इकोनॉमिक्स आपकी मुट्ठी में है। आइए अब देखते हैं, इसमें हमारा इंटरसेप्ट तो 1000 है और 4 क्या है? स्लोप है। स्लोप की नेचर क्या होगी? जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है तो हमारा टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो स्लोप की नेचर पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना है? 1000 है। कुछ इस तरह का इसका कर्व बनेगा। भाई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन चूंकि हमारा स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है, इसलिए हमारा स्लोप पॉजिटिव है। और यहाँ पर और अगर हमारा क्वांटिटी 0 है तो हमारा टोटल कॉस्ट 1000 रुपीज़ आएगा, तो ये हमारा इंटरसेप्ट बनेगा, ये हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनेगा। अब आइए अब देखते हैं एवरेज कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनता है। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ये फंक्शन भी देखने में थोड़ा अजीब व गरीब लग रहा है, तो इसका आप लोग कर्व ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। कर्व ट्रेस करने की टेक्निक आप लोगों को सिखाई जा चुकी है, उसी टेक्निक को फॉलो करके आप लोग इसका कर्व ट्रेस करेंगे। इसका कर्व कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का इसका कुछ कर्व होता है। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पिछली बार हम लोगों ने पैराबोला देखा था, इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैथमेटिक्स की भाषा में इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, परंतु इकोनॉमिक्स में इसके लिए एक शब्द काफ़ी प्रसिद्ध है और वो है, उसको कहते हैं एल शेप ग्राफ और एल शेप कर्व। इसका हमारे अर्थशास्त्री काफ़ी यूज़ करते हैं इस शब्दावली का, आप लोग भी ध्यान रखिएगा इसका। आप एल शेप कर्व बोले या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले, बात बराबर है, लेकिन आप लोग यही बोलें, इससे चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। ये कर्व ट्रेस करके देखिएगा कि कैसा होता है। अरे एक चीज़ इसमें एक चीज़ और रह गई। इस तरह से कुछ कर्व होता है इसका। ठीक है, अब इस फंक्शन पे एक चीज़ देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो जो है कांस्टेंट है। ये हमारा एजम्पशन है। इसमें हम आगे देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी देखेंगे हम लोग अभी, लेकिन एजम्पशन है हमारा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो अब इस पर चर्चा करते हैं, इसका एक नेचर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से है, AC इज इक्वल टू 1000 Q प्लस 4। अब देखिए अगर Q जो है, Q बहुत छोटा है, Q बहुत छोटा है, यानी कि बहुत छोटा मतलब कि प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तब उस समय AC की वैल्यू क्या होगी? एवरेज कॉस्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ये हमारा इस एक्सिस पर Q रहता है और इस एक्सिस पर हमारा एवरेज कॉस्ट रहता है। ये एवरेज कॉस्ट पे कर्व है। ठीक है, अब देखिए जब Q बहुत छोटा है तो ये ऑलमोस्ट, जब बहुत छोटा है तो ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर जाएगा। अगर ये 0 के नज़दीक है, कोई भी संख्या में अगर मान लीजिए अगर इसको 0 से डिवाइड किया जाए तो ये देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। इसका हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज़ होने वाला है। हालांकि उस समय भी इसकी चर्चा की जाएगी और बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन उसकी एक कह लीजिए एक भूमिका यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन उसका दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये बहुत, अगर 1000 डिवाइडेड बाई 0 अगर लिखा है, इसका मतलब कि ये जो भी वैल्यू आएगी ये इन्फिनिटी के बराबर होगी। हालांकि 1000 कोई भी अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन मान के चलिए कि वो इन्फिनिटी के पास होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ये अगर बहुत छोटा है, 0 के काफ़ी नज़दीक है, तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और तो ये 4 तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। खैर 4 का बहुत बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर, जो मेन रोल है वो रोल इसी का है। तो जैसे जैसे Q की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो ये वाली वैल्यू छोटी होती जाएगी। डिनोमिनेटर अगर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पूरा एक्सप्रेशन जो है वो छोटा होता जाएगा। Q की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एवरेज कॉस्ट कम होता जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए हमने पहले एजम्पशन मान के चला था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तो वो इस चीज़ को कुछ इस तरह से होगा। ये लाइन इसको छुएगी कभी नहीं, ऐसे रहेगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं एक ही कर्व में। यहाँ तो हम लोगों ने टोटल कॉस्ट देख लिया और क्या देख लिया, एवरेज कॉस्ट भी देख लिया, वेरिएबल कॉस्ट भी देख लिया। अब देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का किस तरह से दोनों का कर्व किस तरह से बिहेव करता है। आइए जल्दी से समझते हैं इसको। लाइन सीधी नहीं होती है। ठीक है, हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा था? हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व कुछ हमारा इस तरह का पैराबोला था। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है, P इंटू क्यू। और अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, एक्स एक्सिस पर क्यू रहता है। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है, और इस कॉन्सेप्ट पे कई बार फंसाया गया है स्टूडेंट्स को, कि ये जो क्यू है इसका मतलब क्या है। यहाँ पर क्वांटिटी तो मतलब है, लेकिन ये जो हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व जो है, टोटल कॉस्ट के कर्व में इस क्यू का मीनिंग अलग है, टोटल रेवेन्यू के सेंस में इस क्यू का मीनिंग अलग है। आइए देखते हैं क्या है। जहां तक टोटल रेवेन्यू का सवाल है, यहां पर इस क्यू का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, जबकि यहां पर जो है टोटल कॉस्ट में जो इस क्यू का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और इस कॉन्सेप्ट पे आपको किसी भी एग्जाम में, एग्जामिनर या किसी इंटरव्यू में, वाइवा में आपको अच्छे से फंसा सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है, ये इस टोटल रेवेन्यू कर्व को दो जगह कट कर रहा है। ये मान लीजिए, ये एक पॉइंट मान लीजिए, इसको QA मान लीजिए। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लीजिए QB मान लीजिए। तो इन दोनों पॉइंट्स में क्या सिग्निफिकेंस है? इन दोनों पॉइंट्स का ये सिग्निफिकेंस है कि ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर यूनिट ब्रेक इवन करती है। ब्रेक इवन करती है, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू।
यानी इतना क्वांटिटी, क्यूए क्वांटिटी बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, क्यूए क्वांटिटी बेचने के बाद हमको ठीक उतना ही पैसा मिल रहा है। उसी तरह से क्यूबिक क्वांटिटी बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, क्यूबिक क्वांटिटी बेचने के बाद हमको उतना ही पैसा मिल रहा है। और ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी है और ये जो पैराबोला कर्व है, इसके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, हम लोगों ने क्या कहा था, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये स्ट्रेट लाइन, टोटल कॉस्ट की स्ट्रेट लाइन, और ये पैराबोला के बीच का जो पैराबोला के पॉइंट्स पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वो हमारा जो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि जो जहां से पैराबोला घूमना चालू होता है, जिस ऑप्टिमम पॉइंट से घूमना चालू होता है, वो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू पे होता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टोटल कर्व और जो पैराबोला होता है, यानी टोटल रेवेन्यू कर्व में जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं पे मिलता है हमको। अब एक बार छोटी सी चर्चा इन दोनों की एक बार फिर से कर ली जाए। हम लोग समझेंगे, डायग्राम देख के डरना नहीं है, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा, आगे बढ़ा के देखिएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग क्वेश्चंस करके भी समझेंगे। हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, अभी देखिए वेरिएबल कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है, एजम्पशन था ना वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट को हम वेरिएबल में मान के एक सवाल करेंगे, देखेंगे दोनों की नेचर किस तरह से होती है। हाँ, तो अब आइए, यहाँ पे हुआ कि क्यूए और क्यूबी पर हमारा जो है ब्रेक इवन करता है, यानी हमारे पास दो ब्रेक इवन पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जितना हमारा प्रोडक्शन का खर्चा आ रहा है, उतना ही पैसा हमको माल बेचने पे मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर क्यूए से क्वांटिटी कम है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वांटिटी है और यहाँ पर एक क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पर कहीं बीच में है, 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इस पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे जो टोटल कर्व जो है, टोटल टीसी का, टोटल कॉस्ट का जो कर्व है, वो कहाँ मिल रहा है? ये पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट में, ये वाला पॉइंट ऊपर है। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें देखते हैं, ये आगे तक जाएगा ना। यहाँ भी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उससे ऊपर है। अब आइए, अब इस पॉइंट पे देखते हैं। इस पॉइंट पे हमारा टोटल कर्व का जो पॉइंट है वो हमारे टोटल रेवेन्यू वाले पॉइंट से नीचे है। ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट पर जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो टोटल रेवेन्यू के कर्व से ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो टोटल रेवेन्यू के कर्व से ऊपर है। लेकिन इस पॉइंट पे हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व जो है वो टोटल कॉस्ट के कर्व से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जिस पॉइंट्स पर कर्व, टोटल कॉस्ट का कर्व टोटल रेवेन्यू के कर्व से ऊपर है, वहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पे टोटल रेवेन्यू का कर्व टोटल कॉस्ट के कर्व से ऊपर है, ये देखिए टोटल रेवेन्यू का कर्व ऊपर है, टोटल कॉस्ट का कर्व नीचे है, उस पॉइंट्स पर, उन सारे पॉइंट्स पर कंपनी को प्रॉफिट होगा। यानी कि ये जो हमारा शेडेड एरिया हो गया, ये हमारा प्रॉफिटेबल जोन हो गया। जो पूरा शेडेड रीजन जो हो गया ना, ये पूरा शेडेड रीजन जो हो गया, ये हमारा प्रॉफिटेबल जोन हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इसमें ग्राफ के थ्रू टोटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट सीखे। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स से अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में टोटल कॉस्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।